and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams and I Pragya Pandey welcome you all in the today's discussion। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम डे ऑफ द ग्लोबेट्रोटर्स के बारे में। एक फोटो ऑफ द डे को यहाँ पर देखते हैं। देखिए एक ये आपको फ्लॉग दिखाई दे रहा होगा फ्लैमिंगोस का, जो आपको यहाँ पर नवी मुंबई के आसपास दिखाई दे रहा है। माइग्रेटरी सेशन है और वर्ल्ड माइग्रेशन बोर्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है 11 मई को और उसी को ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पर कंडक्ट किया गया है। चलिए डायरेक्टली हम बात करते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बोर्ड डे के बारे में। तो ये एक बाय एनुअल ग्लोबल कैंपेन है जिसे ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके माइग्रेटरी बोर्ड्स के बारे में, उनके कंजर्वेशन के बारे में और क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है उनके हैबिटेट की। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। अगर हम बात करें तो प्रत्येक साल सेकेंड सैटरडे को मई में और फिर अक्टूबर में इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल इसे सेलिब्रेट किया गया था 14 मई को और 8 अक्टूबर 2022 को। आगे अगर हम बात करें वर्ल्ड माइग्रेटरी बोर्ड डे के बारे में, तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है एज ए कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप अमंग द 2 यूनाइटेड नेशन ट्रीटीज, द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल जिन्हें हम CMS के नाम से जानते हैं, एंड द अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटरवर्ड एग्रीमेंट AEWA एंड द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट फॉर द अमेरिकाज FTA के द्वारा इसे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम इस साल की थीम की बात करें वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की, तो इट इज़ द प्रोटेक्ट इंसेक्ट प्रोटेक्ट बर्ड्स की बात की जाती है। बात यहाँ पर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंसेक्ट, तो यहाँ पर एक अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है कि एक इंटीग्रेट रिलेशन होता है माइग्रेटरी बर्ड्स और इंसेक्ट का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेम एनवायरनमेंट को यहाँ पर शेयर करते हैं और यहाँ पर इनका कलेक्टिव एक्शन ही हमारे जो कंजर्वेशन की स्पीड है उसको यहाँ पर बढ़ा सकता है। चलिए, और इस सब को करने के लिए हमें याद रखना होगा कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ और द बॉन कन्वेंशन जिसे हम जानते हैं एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कंजर्व किया जा सके माइग्रेटरी स्पीशीज़ को थ्रू आउट देयर रेंजेस। ये एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया है अंडर द ऑस्पीशीज़ ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और जहाँ पर बात की जा रही है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, उनके हैबिटेट को एक ग्लोबल लेवल पर प्रोटेक्ट करने की। 1979 की अगर हम बात करें, सो बॉन जो कि वेस्ट जर्मनी का पार्ट है, यहाँ पर इसको साइन किया गया था इन वेस्ट जर्मनी एंड देन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1983। ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ जो कि स्लो हो गया है 4.9% इस मार्च में। चलिए यहाँ पर अगर हम समझें कि किस तरीके से क्या आउटपुट रेट हमें देखने के लिए मिली है, तो देखिए 10 मई 2024 की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यहाँ पर रिलीज़ किया गया है मार्च के लिए, जिसने कहीं ना कहीं रिवील करी है कि हमारे यहाँ एक ग्रोथ स्लो डाउन हमें देखने मिल रहा है जो कि 4.9% था। और फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो रिकॉर्ड 5.8% जो पहले था उससे 4.9% हो गया है, जिसने कहीं ना कहीं एक मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जो स्टेटस हमें प्रोवाइड कर रहा है। मार्च स्लो डाउन की बात करें तो फैक्ट्री आउटपुट जिसे मेजर किया जाता है IIP इंडेक्स के द्वारा, इसको डिसलरेट कर दिया गया है टू 4.9% इन द मार्च फ्रॉम 5.6% जो कि फरवरी में था, जो कि कहीं ना कहीं एक फेवरेबल बेस इफेक्ट को यहाँ पर दिखाता है। भाई अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24 की परफॉर्मेंस की बात करें तो फुल फाइनेंशियल ईयर 23-24 विटनेस कर रहा है 5.8% का ग्रोथ इंडस्ट्रियल आउटपुट में, जहां पर मार्जिनली हायर देन द प्रीवियस ईयर हमें देखने के लिए मिल रहा है और एक कहीं ना कहीं ब्लॉस्टर हमें देखने मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक क्वार्टरली कंजम्पशंस की, तो जनवरी मार्च का जो क्वार्टर है इसमें कहीं ना कहीं एक एवरेज इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ हमें देखने मिल रही है 4.9% की, जो कि 6.2% जो प्रीवियस क्वार्टर की ग्रोथ थी ये यहाँ पर कम हो गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पोटेंशियल इम्पैक्ट हमें Q4 GDP ग्रोथ में देखने के लिए मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इम्पैक्ट की बात करें तो एक स्लो डाउन एट्रीब्यूट यहाँ पर हुआ है टू द मॉडर्नेशन
इन गवर्नमेंट ईयर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर भी एक मिक्स सिग्नल हमें देखने के लिए मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो रूरल डिमांड है यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट हुई है। सेक्टरल परफॉर्मेंस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर 77.6% IIP का वेट यहाँ पर लेकर चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं 5.2% की ग्रोथ मार्च के हिसाब से हमें देखने के लिए मिल रही है। वही माइनिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो 19 महीनों का एक लो डाउन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। चलिए डायरेक्टली अगर हम बात करें कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यहाँ पर क्या होता है, तो ये बेसिकली एक प्राइम इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जहाँ पर मेजर किया जाता है क्या ट्रेंड है, क्या बिहेवियर है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पर जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसको एज ए बेस ईयर के रूप में लिया जाता है। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है एक रिलेटिव चेंज जो है फिजिकल प्रोडक्शन में, फील्ड ऑफ इंडस्ट्री में, एक किसी भी स्पेसिफिक ईयर में कंपैरेटिव टू द प्रीवियस ईयर, उसके बारे में जानकारी देता है। बेस ईयर की बात करें तो ये हमेशा 100 की वैल्यू में हमें देखने मिलता है। करंट बेस ईयर की बात करें IIP सीरीज में 2011-12 तो इंडिया में इसको लिया जाता है। सो इफ द करंट IIP रेट एज 116 तो इसका मतलब है देयर हैज़ बीन 16% ग्रोथ कंपैरेटिव टू द बेस ईयर, राइट। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं इंडियाज़ बैक पैलेस्टीन्स बिड फॉर द फुल यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप। देखिए इंडिया ने फ्राइडे को वोट कर दिया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन में, जहां पर इंडिया ने फेवर या इसके फेवर में वोट डाला है और बोला है कि पैलेस्टीन क्वालिफाई करता है एक सेपरेट नेशन बनने के लिए एंड शुड बी एडमिटेड एज अ फुल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और यहाँ पर रिकमेंड किया गया है दैट सिक्योरिटी काउंसिल रिकंसीडर करे इस मैटर को। 193 मेंबर्स की जनरल असेंबली की मीटिंग यहाँ पर हुई, जहाँ पर एक इमरजेंसी स्पेशल सेशन कंडक्ट किया गया कि क्या यहाँ पर किया जाना चाहिए। वेयर द अरब ग्रुप्स रिवॉल्यूशन एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स टू द यूनाइटेड नेशन इन सपोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टीन्स फुल टाइम मेंबर इन द यूनाइटेड नेशन वाज प्रेजेंटेड बाय द UAE एंड द चेयर ऑफ द अरब ग्रुप इन द मे इटसेल्फ। चलिए आगे अगर हम बात करें इंडिया का क्या स्टैंड रहा है पैलेस्टीन को लेकर, तो आपको याद रखना होगा 1988 की अगर हम बात करें तो इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को। वहीं अगर हम 1996 की बात करें तो इंडिया ने ओपन कर दिए थे अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को पैलेस्टीन अथॉरिटी के साथ गाजा में, और फिर बाद में इन्हें रिलोकेट किया गया था टू रामल्ला इन 2003, राइट। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मूव है जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये रिजोल्यूशन यहाँ पर पास हो गया है इन फेवर ऑफ द पैलेस्टीन, जहां पर 143 वोट फेवर में आए हैं इंक्लूडिंग इंडिया, 9 यहां पर अगेंस्ट में रहे हैं और 25 वोट्स ऑलमोस्ट हमें एब्सेंट की कैटेगरी में देखने के लिए मिले हैं, राइट। यूनाइटेड नेशंस के बारे में अगर हम यहां पर एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो देखिए वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के कारण इसके यहाँ पर जन्म हुआ और कहीं ना कहीं एक बहुत इफेक्टिव इंटरनेशनल बॉडी जो कि पीस को मेंटेन कर सके और फ्यूचर में किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को रोक सके, उसकी यहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई। उसी को ध्यान में रखते हुए द लीग ऑफ नेशन को क्रिएट किया गया 1919 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, ताकि एम किया जा सके पीस कीपिंग की जा सके। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पर हो गया और इससे समझ में आया द लीग ऑफ नेशन ने अपना काम बखूबी नहीं किया है, और उसी के साथ हमारा आया द अटलांटिक चार्टर, जिसे इशू किया गया 1941 में बाय द प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, जो कि यूएसए से थे, प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल यूके। और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आउटलाइन किया गया कि देखिए पोस्ट वॉर इफेक्ट क्या हुआ है और किस तरीके से यूनाइटेड नेशन का क्रिएशन होना चाहिए। सो ये जो टर्म है यूनाइटेड नेशन, इसको क्वाइन किया गया था प्रेसिडेंट रोजवेल्ट के द्वारा, जो कि यूएसए के इस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे। 1941 की हम बात कर रहे हैं, ताकि डिस्क्राइब किया जा सके द अलाइड नेशन अपोज द एक्सिस पावर। और इसी के बाद जनवरी 1 1942 की अगर हम बात करें, सो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 26 अलाइड नेशन इंक्लूडिंग इंडिया, जो कि उस समय ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का पार्ट हुआ करता था, इन्होंने साइन किया इस डिक्लेरेशन को वॉशिंगटन डीसी में और फॉर्मलाइज की गई इस अलायंस को कहीं ना कहीं वॉर को रोकने के लिए। बाद में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन को ऑफिशियली स्टैब्लिश किया गया 24 अक्टूबर 1945 को, व्हेन इट्स चार्टर वॉज रेटिफाइड बाय 51 मेंबर्स कंट्री। इसके अंतर्गत 5 परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स को लाया गया, फ्रांस, रिपब्लिक ऑफ चाइना, सोवियत यूनियन, यूके एंड यूएसए।
और इसी के बाद अगर हम बात करें तो इसका काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। इसका मुख्य काम है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, फ्रेंडली रिलेशनशिप को यहाँ पर बढ़ाना, कोऑपरेट करना इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करने में, और कहीं ना कहीं प्रमोट करना रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। साथ ही यहाँ पर जितनी भी हार्मोनाइजेशन है नेशन बिल्डिंग को लेकर उसको भी यहाँ पर लाना, ये इसका एक मुख्य गोल हमें देखने के लिए मिलेगा। आपको हमेशा पता है जब भी हम किसी आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं तो एसोसिएट कंडीशन यहाँ पर पढ़नी होती है, एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर आर्टिकल बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात करने वाले हैं एक एडिटोरियल की जहाँ पर फ्रेश वाटर को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है, फ्रेश वाटर क्वेस्ट को, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से नया गोल्ड हंट के जैसे हमें देखने मिल रहा है। देखिए फ्रेश वाटर्स को अंडर द ओशन बेड यहाँ पर लगातार हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से लीगल और ज्यूरिसडिक्शनल क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं कि क्या एक्सप्लोरेशन करना चाहिए, कहीं हम एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर इन दी इंटरनेशनल वाटर्स। ये स्टैटिक्स यहाँ पर बताते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है वाटर का अर्थ पर, ये अभी 1.386 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर आपको देखने मिलेगा, वेयर इज 97.5% इज सॉल्ट वाटर एंड 2.5% इज फ्रेश वाटर की कंडीशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। राइट, आगे हम यहाँ पर अगर बात करें तो स्टैटिक्स इसके साथ एक और चीज़ बताने की हमें कोशिश कर रहे हैं, इस फ्रेश वाटर में से केवल 0.3% जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में हमें सरफेस पर देखने के लिए मिल रहा है, विच मीन्स कि जितना भी रेस्ट ऑफ द वाटर है वो अंडरग्राउंड है, इंक्लूडिंग on under the ocean bed। राइट, सो अगर हम इस फ्रेश वाटर की कंडीशन को समझने की कोशिश करें तो कंट्रीज़ यहाँ पर धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रही हैं, एक्सप्लॉइट कर रही हैं फ्रेश वाटर को, जो कि ओशन बेड के अंदर हमें देखने के लिए मिल रहा है विद इन देयर मैरीटाइम जोन, और इवेंचुअली इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की तरफ बढ़ती जा रही हैं। और लगातार अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पार्ट 11 ऑफ द यूनाइटेड नेशन लॉज ऑन द सी एंड कन्वेंशन 1982, मतलब यूएन क्लॉज भी यहाँ पर बार बार देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की, जो कि एक डिप्लेटिंग रिसोर्स है, सो कंट्रीज़ यहाँ पर इसका लगातार इस्तेमाल कर रही हैं, और जो एरिया है, ये जो शब्द है एरिया यूएन क्लॉज के अंतर्गत ये डिफाइन करता है एज द सी बेड एंड ओशन फ्लोर एंड सब सॉयल देयर ऑफ बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द नेशनल जुरिसडिक्शन, और कहीं ना कहीं रेफर किया जाता है एज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, विच मीन्स कि ये जो अवेलेबिलिटी है ये सभी के लिए है, इसका जो यूज़ है, बेनिफिट है, ये सभी के लिए होना चाहिए। और आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते कि अगर हम इसे अपने EEZ जोन में ढूंढ रहे हैं तो ये केवल और केवल हम ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो यूनाइटेड नेशन क्लॉज की अगर हम बात करें तो इसके जो एरेज हैं ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लॉ हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर कस्टमरी हो जाते हैं इंटरनेशनल लॉज के ऊपर कि किस तरीके से क्या इंपॉर्टेंट सोर्स का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अगर हम यूनाइटेड नेशन क्लॉज की बात करें तो जो कि सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है गवर्नेंस ऑफ द ओशन, एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द कन्वेंशन ऑन द टेरिटोरियल सीज and the contiguous zone, the convention on the high seas, the convention on the fishing and the convention of the living resources of the high seas and the convention on the continental shelf, जिसे हम जेनेवा कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी 1958 के नाम से भी जानते हैं, ये सभी कवर करते हैं मोस्ट ऑफ द इश्यूज जो कि यूनाइटेड क्लॉज के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलते हैं। ताकि अगर कॉम्प्लिकेट करना हो मैटर को तो हम वहीं आर्टिकल 311 ऑफ यूनाइटेड क्लॉज की बात कर सकते हैं, जो कि स्टेट करता है दैट दिस कन्वेंशन शैल प्रिवेल एज बिटवीन स्टेट पार्टीज ओवर द जेनेवा कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी 1958। राइट, तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि किस तरीके से ये जो एक्सप्लॉयटेशन है ये यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ना केवल यूएन क्लॉज की बात करें अकेला हम, तो ये अकेला एप्लीकेबल नहीं है उन पर जो नॉन सिग्नेटरी स्टेट है, बट उनके ऊपर भी दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे हम 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया बोलते हैं, मतलब एरिया यहाँ पर बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स के रूप में जाना जा रहा है। सो एज एविडेंट फ्रॉम द करेंट इवेंट जो नेक्स्ट वॉर है, ये उम्मीद की जा रही है कि भाई
आगे आने वाले समय पर इस बार जो वर्ल्ड वाटर डे की थीम थी वो भी यही बात कर रही है कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय पर जो युद्ध होगा वो पानी के लिए ही होगा। और इसी की तरह अगर हम बात करें कि आगे आने वाले समय में फ्रेश वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है, एक स्कैर्स रिसोर्स यहाँ पर बनता जा रहा है, एक एक्सपेंसिव कमोडिटी हमें देखने मिल रही है। और ऐसे में जो एरिया है ये कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल जोन बनेगा जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज हो सकते हैं। सो वी हैव टू सी कि यहाँ पर किस तरीके से आउटकम देखने के लिए मिलने वाला है। चलिए तो आगे बात करते हैं हमारी मैपिंग सीरीज़ के बारे में। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं बहुत सारे मैप्स को। आप देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिवर्स की नॉर्थ अमेरिका में, रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में देखने मिलती हैं। ऐसी रिवर्स जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन होती हैं, रिवर्स जो अटलांटिक ओशन में ड्रोन होती हैं, आर्कटिक ओशन ड्रेनेज या पैसिफिक ओशन ड्रेनेज की बात करें तो कुछ इस तरीके का सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है। क्यों हमने सीरीज़ को यहाँ पर स्टार्ट किया है? सो दैट यू विल बी बेनिफिटिंग मोर, क्योंकि न्यूज़पेपर हम सभी पढ़ रहे हैं बट जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं वो कहीं ना कहीं मैप बेस्ड यहाँ पर होते हैं। बात करें अगर हम कि ऐसी कौन सी रिवर्स हैं जिनका ड्रेनेज हमें गल्फ ऑफ मैक्सिको में देखने के लिए मिल जाता है। सो हियर इज द मैप इन फ्रंट ऑफ यू। आप देख सकते हैं ऐसी रिवर्स जो कि ड्रेन करती हैं अटलांटिक ओशन में, ऐसी रिवर्स जो कि आर्कटिक ओशन ड्रेनेज क्रिएट करती हैं। इन सभी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ इस PDF में मिल जाएगा। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो थ्रू आवर वेबसाइट विच इज़ द rousacademy.in, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल राउज अकेडमी ऑफिशियल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड दिस डिस्कशन completely free of cost। चलिए तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जहां पर बात की जा रही है लीगल एंड जुरिस्डिक्शन चैलेंज जो कि कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्स से जुड़े हुए होते हैं। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन दी गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको DNR से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे pragyaPandey@rousacademy.in पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.